हेलो एवरीवन, मैं स्वरूप सिंह राठौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं सोइल केमिस्ट्री मृदा रसायन के चैप्टर फर्स्ट के बारे में, जिसका नाम है मृदा, खनिज, चट्टानों का अपक्षय और मृदा निर्माण। इस पूरे चैप्टर में अपन पढ़ेंगे मृदाएं क्या होती है, वो कैसे बनती है, खनिज क्या होते हैं, चट्टानें क्या होती है, कैसे बनती हैं और कितने प्रकार की होती है। ये सारी की सारी चीजें एक दूसरे से को रिलेटेड है। उन सब चीजों को अपन एकदम शॉर्ट में और इजी वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अपनी ये क्लास, अपना ये चैप्टर आपके सॉइल केमिस्ट्री में 12th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस चैप्टर को अपन 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आज की क्लास में ये पार्ट फर्स्ट आपकी रहने वाली है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मिट्टी क्या होती है, मृदाएं क्या होती है। मिट्टी या मृदा जो होती है उसकी उत्पत्ति जो है वो हुई है लैटिन भाषा के शब्द। ठीक है, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले सोइल जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है, तो सोइल ध्यान रखना लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन और ग्रीक भाषाएं 2 प्रकार की भाषाएं होती है। ठीक है, तो लैटिन भाषा का शब्द है कौन सा, सोइल। लैटिन भाषा का एक शब्द था जिसका नाम था सोलम। क्या नाम था, सोलम। लैटिन भाषा के सोलम शब्द से मिट्टी की उत्पत्ति होती है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फर्श या फ्लोर। आपसे सीधा क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ ले कि मिट्टी क्या होती है या मिट्टी का शाब्दिक अर्थ बताओ, तो मिट्टी जो है, सोइल जो है, वो लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के सोलम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फर्श या फ्लोर। ठीक है, फिर अपन बात करें मिट्टी की एकदम एग्जैक्ट परिभाषा की, और मान लो 2 नंबर में क्वेश्चन है तो आप क्या करोगे, तो मिट्टी की परिभाषा पहले ये लिखनी है, फिर उसमें आप लिख सकते हो मिट्टी जो होती है वो 3D होती है। कैसी होती है, 3D होती है। और क्या होती है, प्राकृतिक पिंड होती है। 3D का मतलब क्या होता है, 3D का मतलब मिट्टी के अंदर उसकी चौड़ाई को नापा जाता है, उसकी लंबाई को देखा जाता है और उसकी गहराई को देखा जाता है। वो चीज जिसमें उसकी लंबाई भी देखी जाती है, चौड़ाई भी देखी जाती है और गहराई भी देखी जाती है, जब तीनों चीजें जिस चीज में होती है उस चीज को अपन कहते हैं 3D। तो सोइल जो होती है वो 3D स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल बॉडी है और कैसी है, प्राकृतिक पिंड है। प्राकृतिक पिंड मींस नेचुरल बॉडी। नेचुरल बॉडी क्या होती है, नेचुरल बॉडी का अर्थ है कि वो चीज जिसका निर्माण केवल और केवल प्रकृति से होता हो, कृत्रिम रूप से जिसका निर्माण नहीं होता हो। मिट्टी का निर्माण प्राकृतिक कारकों के द्वारा होगा। कृत्रिम कारक हाँ उसके निर्माण में रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, पर कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से आप प्रयोगशाला में मिट्टी का निर्माण नहीं कर सकते। वो चीज जिसका निर्माण केवल और केवल प्राकृतिक कारकों के द्वारा हो सकता है उस चीज को अपन कहते हैं प्राकृतिक पिंड। तो मिट्टी जो होती है वो नेचुरल बॉडी होती है, प्राकृतिक पिंड होती है। दैट मीन्स कि उसका निर्माण पूरा का पूरा किस पर निर्भर रहेगा, प्राकृतिक कारकों पर निर्भर रहेगा। फिर उसमें अगला लिखा है कि मिट्टी जो होती है वो 3 डायमेंशनल बॉडी है। कैसे है, क्योंकि उसमें लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों चीजें देखी जाती है। निर्माण जो होता है प्राकृतिक पदार्थों व प्राकृतिक बलों का प्रभाव के कारण होता है। अपने बोला कि मिट्टी जो होगी हमेशा प्राकृतिक पदार्थों के द्वारा ही बनेगी और बल भी उसमें हमेशा कैसे होंगे, प्राकृतिक होंगे, कृत्रिम नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद इसका काम क्या होता है, कोई भी मिट्टी का क्या क्या काम हो सकते हैं। मिट्टी आपको क्या देती है, मिट्टी पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करने का काम करती है। मिट्टी पौधों को कार्बनिक पदार्थ देने का काम करती है, पोषक तत्व देने का काम करती है, खनिज देने का काम करती है, श्वसन करवाने का काम करती है। ये सारे के सारे किसके काम है, मिट्टी के काम है। तो मिट्टी से आपसे कोई भी पूछ ले कि मिट्टी क्या होती है, तो मिट्टी का बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। मिट्टी जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है फर्श, और लैटिन भाषा के किस शब्द से मिलकर बनी है, सोलम से मिलकर बनी है। मिट्टी की थोड़ी सी आपसे प्रॉपर्टी पूछ ले, विशेषता पूछ ले, तो मिट्टी जो होती है वो 3 डायमेंशनल बॉडी है, 3D स्ट्रक्चर है। दैट मीन्स उसकी लंबाई, गहराई और चौड़ाई, उसमें तीनों चीजें होती है। उसके बाद ये जो होती है मिट्टी वो प्राकृतिक पिंड है, नेचुरल बॉडी है। इसका मतलब वो केवल और केवल प्राकृतिक कारकों के द्वारा ही बनेगी। मिट्टी बनती कैसी है, तो मिट्टी जो है प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बल लगने से बनती है। और उसका क्या क्या काम होते हैं, तो पौधे में वृद्धि के लिए उसको यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, जोड़ों को फिजिकल मैकेनिकल सपोर्ट देती है और जल और पोषक तत्व प्रदान करने का काम करती है। तो ये कुछ मिट्टी का बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है मृदा विज्ञान की प्रमुख 2 शाखाएं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। मृदा विज्ञान की शाखाओं से जेट में और आपके 12th की किताब में, पेपर में बार बार क्वेश्चन आते हैं कि मृदा विज्ञान क्या होती है और उसकी क्या ब्रांचेज है। तो मृदा विज्ञान की मेनली 2 ब्रांच है। कितनी ब्रांच है, 2। दोनों के आपको पहली बात तो नाम पता होना चाहिए। एक का नाम है इडेफोलॉजी, सॉरी पेडोलॉजी, दूसरे का नाम है इडेफोलॉजी। मृदा विज्ञान की 2 ब्रांच, एक का नाम है पेडोलॉजी, दूसरे का नाम है इडेफोलॉजी। नाम के पीछे लॉजी लगा है, आप देख लीजिए नाम के पीछे क्या लगा है, लॉजी। नाम के पीछे अगर लॉजी लगा है तो वो शब्द हो जाएगा ग्रीक भाषा का। कौन सी भाषा का, ग्रीक भाषा का। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि सोइल किस भाषा का शब्द है, तो वो तो है लैटिन भाषा का। परंतु सोइल जो है उसकी कितनी ब्रांच है, तो उसकी है 2 ब्रांच। कौन कौन सी, पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी। इनमें नाम के पीछे, क्योंकि दोनों के नाम के पीछे लॉजी लगा है, और जिस भी नाम के पीछे लॉजी या नोमी लग जाए तो वो कौन सी भाषा का शब्द हो जाएगा, वो ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा। तो मृदा विज्ञान की दोनों ब्रांचेज जो है वो दोनों की दोनों कौन सी भाषा का शब्द है, वह ग्रीक भाषा का शब्द है। पहली चीज, एकदम बेसिक चीज पता चल गई। फिर क्वेश्चन आता है ये दोनों ब्रांचेस एक दूसरे से अलग कैसे है, या इन दोनों ब्रांचेस का मतलब क्या होता है। पेडोलॉजी जो होता है उसका मतलब होता है कि
मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा की उत्पत्ति, मृदा का वर्गीकरण और मृदा का विस्तार। मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें, ठीक है, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण और विस्तार, इन तीनों का अध्ययन किया जाता है, वो कौन सी ब्रांच कहलाती है? पेडोलॉजी कहलाती है। तो पेडोलॉजी की अगर सीधी शाब्दिक परिभाषा आपसे पूछ ले तो पेडोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कि मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा की उत्पत्ति, मृदा का वर्गीकरण और मृदा का विस्तार, इन तीनों चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं, वो कहलाती है पेडोलॉजी। फिर पेडोलॉजी के अनुसार मृदा क्या है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पेडोलॉजी के अनुसार मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, नेचुरल बॉडी है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी सोइल इज, पेडोलॉजी के अनुसार मृदा क्या है? तो पेडोलॉजी के अनुसार मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, नेचुरल बॉडी है। और प्राकृतिक पिंड या नेचुरल बॉडी क्या होती है? तो अपने पिछली स्लाइड में उसके बारे में डिस्कशन करा था। और नीचे ये चीज लिखी है कि अध्ययन के अंदर मृदा का जन्म, मृदा का निर्माण और मृदा का वितरण। और शॉर्ट में अपने बोल दिया मृदा का उत्पत्ति, उत्पत्ति का मतलब जन्म हो गया, निर्माण का मतलब उत्पत्ति होगी, ठीक है, जन्म निर्माण एक ही चीज होगी, वितरण का मतलब विस्तार हो गया, और वर्गीकरण, इन तीनों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये हो गया पेडोलॉजी के बारे में। मृदा विज्ञान की जो दूसरी शाखा है जिसका नाम क्या है? इडेफोलॉजी। ठीक है, नाम के पीछे लॉजी लगाए तो ऑटोमेटिकली कौन सी भाषा का शब्द हो जाएगा? ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा। ये पेडोलॉजी से कैसे अलग है? पेडोलॉजी में तीन चीजें पढ़ते थे अपन, कौन कौन सी? मृदा की उत्पत्ति के बारे में, मृदा के वर्गीकरण के बारे में और मृदा के विस्तार के बारे में। इडेफोलॉजी थोड़ा सा अलग है। इडेफोलॉजी में अपन मृदा और पादप संबंध के बारे में पढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मिट्टी है और ये पौधा लगा हुआ है। मिट्टी का पौधों से कैसा संबंध है, पौधे और मिट्टी के संबंध का ही अध्ययन करना क्या कहलाता है? इडेफोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई। तो ध्यान रखना, उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से मृदा का अध्ययन, हायर प्लांट कम्युनिकेशन में मतलब प्लांट और सॉइल, इन दोनों के रिलेशन के बारे में पढ़ना, इन दोनों के संबंध के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है? इडेफोलॉजी कहलाता है। और आप सबको पता है कि कोई भी पौधा है उसके लिए आवास या घर का काम कौन करता है? मिट्टी करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अकॉर्डिंग टू इडेफोलॉजी, क्या नाम उसका? इडेफोलॉजी के अनुसार मृदा क्या है? तो इडेफोलॉजी के अनुसार मृदा जो होता है वो होता है प्राकृतिक आवास। क्या होता है? प्राकृतिक आवास। अलग से आप नोट कर लीजिएगा साथ में कि अकॉर्डिंग टू इडेफोलॉजी, इडेफोलॉजी के अनुसार मृदा क्या है? तो इडेफोलॉजी के अनुसार मृदा क्या है? प्राकृतिक आवास। किसके लिए प्राकृतिक आवास है? तो पौधों के लिए प्राकृतिक आवास है। और इडेफोलॉजी में पढ़ते हैं किसके बारे में? इडेफोलॉजी में पढ़ते हैं अपन किसके बारे में? कि मृदा और पादप का क्या संबंध है। तो मृदा और पादप का क्या संबंध है? कि मृदा पादपों के लिए क्या होती है? आवास का कार्य करती है। यह हो गया किसके बारे में? मृदा विज्ञान की दोनों शाखाओं के बारे में। तो ब्रांचेज ऑफ सॉइल साइंस होती है दो, पेडोलॉजी, इडेफोलॉजी। पेडोलॉजी जो होती है दोनों के दोनों ग्रीक भाषा के शब्द है। पेडोलॉजी में उत्पत्ति, वर्गीकरण और विस्तार तीनों का अध्ययन करते हैं। और पेडोलॉजी के अनुसार मृदा जो होती है वो नेचुरल बॉडी है, प्राकृतिक पिंड है। इडेफोलॉजी में पढ़ा जाता है पादप और मृदा दोनों के संबंध के बारे में, ठीक है, दोनों के रिलेशन के बारे में। और इडेफोलॉजी के अनुसार मृदा क्या है? तो इडेफोलॉजी के अनुसार मृदा क्या है? प्राकृतिक आवास है। और किसके लिए प्राकृतिक आवास है? पौधे के लिए प्राकृतिक आवास है। ये हो गई मृदा विज्ञान की दोनों शाखाएं। बार बार रिपीटेड टाइम पे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, पादप वृद्धि का माध्यम, चार स्तंभ। अगला क्वेश्चन पूछा कि मृदा विज्ञान के फंक्शन, जो अपने पहली स्लाइड में अपन डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी मिट्टी है, मृदा है, वो क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। अपने वहां पे बात करी थी, मृदा जो होती है वो क्या करती है? आवश्यक पोषक तत्व देने का काम करती है। मिट्टी से ही पौधे को क्या मिलते हैं? पोषक तत्व मिलते हैं, न्यूट्रिएंट मिलते हैं। कौन कौन से? वो मेनली देखो CHO हो सकते हैं, NPK हो सकते हैं, CMGS हो सकते हैं, मतलब भांति भांति प्रकार के क्या हो सकते हैं? न्यूट्रिएंट हो सकते हैं। तो साफ सीधी बात, पोषक तत्व पौधे को कहां से मिलेंगे? तो भाई साहब मिट्टी से मिलेंगे। अगली चीज, जल, पानी जो है वो पौधा अपने जड़ों से अवशोषित करेगा। और पानी भी मिट्टी को, पौधे को कहां से मिलेगा? मिट्टी से मिलेगा। तो पहला काम हो गया पोषक तत्व लेना, दूसरा हो गया जल लेना, तीसरा श्वसन के लिए वो क्या लेगा? ऑक्सीजन लेगा। वो भी कहां से लेगा? वायु से लेगा। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 20%, थोड़ा ध्यान रख लेना। और उसके बाद है यांत्रिक सारा। अपन सबको पता है कि कोई भी जड़, कोई भी पौधा, कोई भी पेड़ लंबे टाइम तक वहां पे टिका हुआ है, किसकी वजह से? जड़ों की वजह से। और जड़ किसकी वजह से टिकी है? मिट्टी की वजह से। यानी कि जिसकी जड़ जितनी गहरी होगी वो प्लांट उतना ही ज्यादा लंबे टाइम तक वहां पे खड़ा रह सकता है, और जिसकी जड़ जितनी कमजोर वो प्लांट उतनी जल्दी गिर जाएगा। कहने का मतलब यह है कि मिट्टी इन सब पोषक तत्वों के, जल के और वायु के अलावा क्या देने का काम करता है? यांत्रिक सारा देने का भी काम करता है। ये कुछ प्राइमरी फंक्शन है किसके? मिट्टी के। सिंपल है। उसके बाद अगला है मृदा के अवयव, कंपोजिशन ऑफ सॉइल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मृदा के अवयव कौन कौन से होते हैं, कंपोनेंट ऑफ सॉइल कौन कौन से होते हैं। तो कंपोनेंट सॉइल आप जब से भी पूछे तो आपको पहले तो दो चीजें ध्यान रखनी है कि कंपोनेंट ऑफ सॉइल, मृदा के अवयव जो होते हैं वो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? तो वो होते हैं, एक तो होता है
ठोस भाग, दूसरा होता है रिक्त भाग या रिक्त स्थान। ठीक है, तो सबसे पहले मृदा के अवयव होते हैं दो भागों में बांटे हुए, कौन कौन से? ठोस भाग और रंध्रा, सॉरी अपने रिक्त भाग, या इसी का दूसरा नाम है रंध्रावकाश। इंग्लिश में बात करें तो सॉलिड स्पेस, और इसे कहते हैं पोर स्पेस। इन दोनों की मात्रा फिक्स होती है, इसकी भी मात्रा होती है 50%, और इसकी भी मात्रा होती है 50%। 50% में ही होते हैं पोर स्पेस, और 50% में ही होते हैं सॉलिड स्पेस। इन दोनों में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है ठोस भाग, सॉलिड स्पेस। इसमें बार बार अपने प्री पीजी में, जेट में और A4 जैसे जैसे अच्छे अच्छे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ठोस भाग जो होते हैं वो दो पार्ट में वापस क्लासिफाई करे गए। कौन कौन से? एक तो है खनिज पदार्थ, दूसरा है कार्बनिक पदार्थ। यानी कि ठोस भाग में 45% मात्रा तो किसकी होती है? खनिज पदार्थ की होती है, और 5% मात्रा किसकी होती है? कार्बनिक पदार्थ की होती है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि मृदा का अवयव या मृदा का संगठन आप जब से पूछे तो मृदा का संगठन होता है दो प्रकार का, एक तो ठोस भाग, दूसरा रंध्रावकाश, सॉलिड स्पेस और पोर स्पेस। सॉलिड स्पेस फिर दो भाग में बांटा गया है, 45 और 5। 45 में तो है खनिज पदार्थ, 5 में है कार्बनिक पदार्थ। आप सबको पता है खनिज क्या होते हैं, जिसमें मिनरल्स होते हैं। चट्टानें जब टूटती है, चट्टानों का जब अपक्षय होता है, तब क्या बनते हैं? खनिज बनते हैं। और चट्टानें कैसे अपक्षय होती है वो अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, खनिज जो होते हैं चट्टानों के अपक्षय से बनते हैं। और कुछ इंपोर्टेंट खनिजों के आपके उदाहरण भी लिख रखे हैं, जैसे क्वार्ट्ज हो गया, फेल्सपार हो गया, माइका हो गया, बहुत सारे खनिज हैं अपने वो। और कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? तो कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो क्या बोलते हैं उसको? जीव जंतु हो सकते हैं, पेड़ पौधे हो सकते हैं। वो जैसे ही मरते हैं उनका जब विघटन होता है, और विघटन करने का काम कौन करता है? विघटन करने का काम करते हैं सूक्ष्म जीव। कौन करते हैं? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? पेड़ पौधों और पशुओं के अवशेषों को क्या कर देते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं, विघटित कर देते हैं। और उससे फिर किसका निर्माण हो जाता है? ह्यूमस का निर्माण हो जाता है। और इस ह्यूमस को ही फिर क्या कहते हैं अपन? कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो टोटल सोइल के कंपोजिशन में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? तो मात्र 5% होती है। खनिज की मात्रा कितनी होती है? तो 45% होती है। थोड़ा डिस्कस कर देते हैं अपन पोर स्पेस के बारे में भी। पोर स्पेस जो होता है उसको फिक्स 25% में बांटा गया है। 25% में तो आता है मृदा जल, और बाकी 25% में आता है मृदा वायु। यानी कि 25% तो मृदा जल है और 25% ही क्या है? मृदा वायु। तो आपको ये पाई चार्ट ये दिमाग में ध्यान रहना चाहिए कि मृदा का संगठन होता है 100% टोटल। 100 में से 50 भाग तो ठोस का है, 50 ही रंध्रावकाश का है। उस 100 में से 50 की जब बात करेंगे तो 50 में 45 तो है खनिज पदार्थ, 5 है कार्बनिक पदार्थ, और पोर स्पेस में 25% तो मृदा जल है और 25% ही मृदा वायु है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बार बार यहां से रिपीटेड टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला जो स्लाइड है इसमें दो चीजें आपसे अलग से दे रखी है, एक का नाम है पृष्ठ मृदा, दूसरे का नाम है अवु मृदा, सरफेस सोइल और सब सरफेस सोइल। इन दोनों में अंतर क्या है? वे मृदा जो मृदा सतह पर या फिर धरती पर, भूमि पर ऊपर के 15 सेंटीमीटर में, कितने सेंटीमीटर में? 15, 0 से 15 सेंटीमीटर ऊपर पाई जाने वाली मृदा को तो कहा जाता है पृष्ठ मृदा, सरफेस सोइल। देखिए परिभाषा, गहराई कितनी होती है? 0 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अवमृदा जो होती है वो फिर 15 सेंटीमीटर से नीचे होती है। यानी कि अपर 15 सेंटीमीटर की जो लेयर है उसे तो अपन कहते हैं पृष्ठ मृदा या सरफेस सोइल, और 15 सेंटीमीटर से नीचे जितनी भी मृदा होती है, कहां तक? पैतृक पदार्थ तक, वो कहलाती है अवमृदा। फिर इन दोनों में ज्यादा काम की कौन सी है? तो ज्यादा काम की पृष्ठ मृदा। इन दोनों में अंतर जो है वो बार बार पूछा जाता है कि पृष्ठ मृदा जो होती है वो पूर्ण रूप से अपसहित होती है या आंशिक रूप से अपसहित होती है। अपसहित का मतलब कि ये पूर्ण रूप से डिकम्पोज होती है, पूर्ण रूप से टूटी हुई होती है, बहुत बारीक बारीक कण होते हैं। और अवमृदा में क्या होती है? पूर्ण रूप से टूटी हुई नहीं होती, इसमें कण बड़े बड़े होते हैं। उसके बाद इसमें जो एरिएशन है, हवा के आने और जाने की जो क्रिया है वो अच्छी होती है, इसमें कमजोर होती है। यानी कि इसके अंदर तो हवा बहुत अच्छे से आएगी जाएगी और इसके अंदर हवा अच्छे से आ जा नहीं सकती, जिस वजह से क्या होगा? पौधे की वृद्धि इतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी सब सोइल में। उसके बाद कार्बनिक पदार्थ इसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसमें कम मात्रा में पाया जाता है। सूक्ष्म जीव की मात्रा इसमें अधिक होती है और क्रियाशीलता भी अधिक होती है, कम संख्या होती है और क्रियाशीलता भी इसकी कम होती है। यह अधिक उपजाऊ होती है, इसमें अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, ये कम उपजाऊ होती है। रंग ध्यान रखना, इसका तो रंग होता है हल्का भूरा, इसका होता है हल्का पीला, डार्क ब्राउन और येलो लाइट। तो इसका ध्यान रखना। यहां से इस वर्गीकरण से, इस पर्टिकुलर इस चार्ट से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अवमृदा और पृष्ठ मृदा में अंतर बताइए। ठीक है, सरफेस सोइल और सब सरफेस में अंतर बताइए। सीधी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा एक बार मैं सरफेस सोइल की क्लियर कर देता हूं, पृष्ठ मृदा की क्लियर कर देता हूं। मृदा की
0 से लेके 15 सेंटीमीटर की परत जो होती है वो पृष्ठ मृदा कहलाती है, और 15 सेंटीमीटर से लेके पैतृक पदार्थ की जो परत होती है वो अवमृदा कहलाती है। पृष्ठ मृदा ज्यादा उपजाऊ होती है, अवमृदा कम उपजाऊ होती है। पृष्ठ मृदा जो होती है इसमें सूक्ष्म जीव ज्यादा मात्रा में और ज्यादा क्रियाशीलता में पाए जाते हैं, अवमृदा में कम मात्रा में और कम क्रियाशीलता में पाए जाते हैं। पृष्ठ मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, अवमृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होती है। ऐसे करके सारी जो अवमृदा जो है उसका रंग तो होता है हल्का पीला, लाइट येलो, और पृष्ठ मृदा का रंग होता है गहरा भूरा, डार्क ब्राउन। तो कलर का भी ध्यान रखना, यह वर्गीकरण बार बार आपसे पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। और अपने एग्रीकल्चर की दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से अगर सबसे इंपोर्टेंट कोई है तो पृष्ठ मृदा है। तो इसमें आप एक अलग चीज यहां पे लिख भी सकते हो, पृष्ठ मृदा में कृषि दृष्टि से महत्वपूर्ण, कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है कौन सी मृदा? पृष्ठ मृदा। जितने भी एग्रीकल्चर के सीड की सोइंग वगैरह करेंगे तो कहां करेंगे? पृष्ठ मृदा में ज्यादा करेंगे। कृषि संबंधी लगभग सभी कार्य कहां किया जाता है? पृष्ठ मृदा में किए जाते हैं। इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद है मृदा परिच्छेदिका सॉइल प्रोफाइल। क्या होता है मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल? तो मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल का मतलब है कि मृदा का जो वर्टिकल कट है, वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर काट जो है, वो क्या कहलाता है? मृदा परिच्छेदिका। किसी भी मिट्टी को जब आप वर्टिकली रूप से, ऊर्ध्वाधर रूप से काटोगे तो आपको एक परत मिलेगी, आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा। उस स्ट्रक्चर या परत को ही क्या कहा जाता है? सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। ये कौन सा कट है? तो वर्टिकल कट है। और मान लो आपसे परिभाषा पूछ ले तो परिभाषा में यह लिख ही देता हूं मृदा परिच्छेदिका की। ओके, मृदा का ऊर्ध्वाधर काट या वर्टिकल कटी क्या कहलाता है? तो मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। मृदा परिच्छेदिका में फिर अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं? लेयर होते हैं, स्पेयर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो सबसे ऊपर होता है ओ स्पेयर, ओ सही स्तर, उसके बाद होता है ए, उसके बाद होता है बी, उसके बाद होता है सी, और उसके बाद होता है आर। इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करें तो ओ सही स्तर जो होता है वो मृदा परिच्छेदिका का सबसे ऊपरी सही स्तर है। इसमें कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और ओ सही स्तर के बारे में कुछ एडिशनल लाइनें जो है मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखना चाहूंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है ओ सही स्तर, या जिसे आप क्या कहते हो? ओ ओरिजन। ओ ओरिजन जो होता है सबसे ऊपरी सही स्तर है। पहली चीज, ओ सही स्तर मृदा प्रोफाइल का सबसे ऊपरी सही स्तर है, पहली खासियत इसकी है। दूसरी की ओ सही स्तर जो होता है वो केवल और केवल जंगली मृदाओं में पाया जाता है, खेती योग्य मृदाओं में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो दूसरी चीज ध्यान रखना ओ सही स्तर में कि यह केवल जंगली मृदाओं में, यह केवल जंगली मृदाओं में होता है। ठीक है, के अलावा और आप ओ में क्या कर सकते हो? और आप ओ में लिख सकते हो यह सही स्तर नग्न आंखों से नहीं दिखाई देता। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही स्तर ऐसा है जो खुली आंखों से नहीं देख सकते, नग्न आंखों से नहीं देख सकते? तो किसे नहीं देख सकते? ओ सही स्तर को नग्न आंखों से नहीं देख सकते। यह था किसके बारे में? ओ सही स्तर के बारे में। उसके बाद बात करें कि ओ स्तर से जैसे ही आप नीचे जाओगे तो आपको कौन सा सही स्तर मिलेगा? ए सही स्तर मिलेगा। ए सही स्तर जो होता है उसे खनिज सही स्तर कहते हैं। कौन सा सही स्तर कहते हैं? खनिज सही स्तर कहते हैं। कृषि योग्य भूमि में सबसे ऊपरी सही स्तर जो होता है वो कौन सा सही स्तर होता है? असही स्तर होता है। असही स्तर के बारे में एक ध्यान रखना चीज कि जितने भी पोषक तत्व होते हैं, जितने भी खनिज होते हैं और लगभग कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो कहां पाए जाते हैं? असही स्तर में पाए जाते हैं। एक प्रक्रिया होती है लीचिंग की। किसकी? लीचिंग। लीचिंग का मतलब होता है मृदा में जल के साथ कार्बनिक पदार्थों का और पोषक तत्वों का नीचे की ओर जाना क्या कहलाता है? लीचिंग कहलाता है। मैं वापस दोहराऊंगा, लीचिंग का मतलब होता है मृदा में जल के साथ पोषक तत्वों का और कार्बनिक पदार्थ का नीचे की ओर जाना, नीचे की ओर गमन क्या कहलाता है? लीचिंग कहलाता है। तो लीचिंग जो है जिसे हिंदी में कहते हैं निक्षालन, निक्षालन की प्रक्रिया सबसे ज्यादा पाई जाती है असही स्तर में। कौन से सही स्तर में? ए। और ए का ही एक भाग है बीच में, कौन सा? जिसे कहते हैं A2 या E। ए का वह भाग, ए का ही भाग है कौन सा? A2 या E। वह सही स्तर जहां पे सबसे ज्यादा निक्षालन या लीचिंग की प्रक्रिया होती है वो होती है A2 या E। अगर ऑप्शन में A2 या E ना हो तो उत्तर जाएगा A, और मान लो A2 या E दे रखा हो तो उत्तर जाएगा A2 या E। ठीक है, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। असही स्तर के बारे में, असही स्तर जो होता है
ठीक है, ये पहली चीज तो इंपोर्टेंट, इसका अन्य नाम है खनिज सहिस्तर, ये खनिज सहिस्तर भी कहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो होता है वो खेती योग्य भूमि में, खेती योग्य भूमि में सबसे ऊपरी सहिस्तर है। अभी अपने बात करी कि खेती योग्य भूमि में सबसे ऊपरी सहिस्तर कोई है, तो वो कौन सा सहिस्तर है? ए सहिस्तर है। और ए सहिस्तर का ही एक ध्यान रखना थोड़ी चीज, कि ए सहिस्तर का ही एक भाग होता है, ठीक है, जिसे कहते हैं अपन A2 या ई। इसमें लिख देना सर्वाधिक निक्षालन, जिसे अपन क्या कहते हैं? लीचिंग। सर्वाधिक निक्षालन लीचिंग होती है। सर्वाधिक निक्षालन लीचिंग किस सहिस्तर में होती है? तो किस सहिस्तर में होती है? वैसे तो ए में होती है, और ए के भी किस भाग में होती है? तो ए के भी ध्यान रखना किस भाग में होती है? A2 या ई भाग में होती है। इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। और लीचिंग या निक्षालन क्या होता है? तो पोषक तत्वों का या खनिजों का मृदा जल के साथ नीचे की ओर जाना ही क्या कहलाता है? निक्षालन या लीचिंग कहलाता है। चलिए, तो अब हो गया कौन सा? A2 या ई। बी स्तर की बात करें तो A2 के बाद सीधा अगला सहिस्तर आता है, कौन सा सहिस्तर? बी सहिस्तर। जितने भी पोषक तत्व और खनिज या कार्बनिक पदार्थ मृदा जल के साथ A2 से कहां आके जम जाएंगे? बी में जम जाएंगे। जितने भी खनिज, जितने भी पोषक तत्व वगैरह हैं वो यहां से आएंगे और यहां आके जम जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन आता है कि ऐसा सहिस्तर जहां पर लगभग सभी पोषक तत्व या कार्बनिक पदार्थ या खनिज आके जमते हैं, वो कौन सा सहिस्तर है? वो सहिस्तर है बी सहिस्तर। कौन सा सहिस्तर है? बी सहिस्तर। तो इसे कहते हैं निक्षेपित परत। कौन सी परत? निक्षेपित परत। ठीक है, तो इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि बी सहिस्तर में लिख लीजिए निक्षेपित परत या पोषक तत्व वे खनिज खनिज आकर जम जाते हैं। खनिज तत्व और पोषक है कहाँ जम जाते हैं? बी सहिस्तर में जम जाते हैं। इस चीज का खास तौर पे ध्यान रख लेना। जैसे ही बी से आगे जाते हैं उसके बाद आता है सी सहिस्तर। कौन सा सहिस्तर? सी। सी सहिस्तर में इतना ही ध्यान रख लेना कि जितने भी पैतृक पदार्थ होते हैं वो कौन से सहिस्तर में आते हैं? तो कौन से सहिस्तर में आते हैं? सी सहिस्तर में आते हैं। तो इसमें हम लिख देते हैं, इसमें केवल और केवल क्या पाए जाते हैं? पैतृक पदार्थ, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में कहते हैं पेरेंट मटेरियल। तो पेरेंट मटेरियल पैतृक पदार्थ कौन से सही स्तर में पाए जाते हैं? तो सी सही स्तर में वो पाए जाते हैं। और उसके बाद जो सबसे नीचे का सही स्तर है वो है आर सही स्तर, और इसमें सबसे नीचे पाई जाती है कौन सी? कठोर चट्टाने। तो आर सही स्तर में केवल और केवल क्या पाई जाती है? ये आप देख सकते हैं, केवल और केवल क्या पाई जाती है? कठोर चट्टाने पाई जाती है। ये सारा का सारा किसके बारे में था? मृदा परिच्छेदिका सॉइल प्रोफाइल के बारे में था। सॉइल प्रोफाइल में और एडिशनल चीजें मैं आपको लिखाना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इसमें एडिशनल चीज आप यहां लिख लीजिएगा कि पहला लिखिए मास्टर ओरिजन। तो मास्टर ओरिजन जो होते हैं वो कितने होते हैं मृदा परिच्छेदिका में? तो ध्यान रखना, होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। तो पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि मृदा परिच्छेदिका में सॉइल प्रोफाइल में मास्टर ओरिजन के नंबर कितने होते हैं? तो उस मास्टर ओरिजन के नंबर होते हैं 5। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते। तो ध्यान रखना, मास्टर ओरिजन होता है, पहला होता है ओ, ए, A2 या जिसे आप कह सकते हो ई, बी और सी। ये होते हैं मास्टर ओरिजन। किसे मास्टर ओरिजन में नहीं गिना जाता? तो आर को मास्टर ओरिजन में नहीं गिना जाता। मास्टर ओरिजन में 5 को गिना जाता है। किस किस को? ओ को गिना जाता है, ए को गिना जाता है, A2 को गिना जाता है, बी को गिना जाता है और सी को गिना जाता है। उसके अलावा और क्या पूछ सकते हैं? और आपसे पूछ सकते हैं कि सोलम क्या होती है। सोलम जो है उसका निर्माण होता है A+B सही स्तर से। कौन कौन से सही स्तर से होता है? ए और बी सही स्तर जो है वो मिलके किसका निर्माण करते हैं? सोलम का निर्माण करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि सोलम किस किस से मिलकर बना होता है? तो सोलम ए और बी सही स्तर से मिलकर बना होता है। चलिए, उसके बाद और आपसे क्या पूछ सकता है?
एक आपसे पूछ सकता है रिगोलिथ। रिगोलिथ मिलके बना होता है A प्लस बी प्लस सी स्तर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कि रिगोलिथ जो है वो किन किन से मिलकर बना होता है। तो रिगोलिथ बना होता है असह स्तर प्लस बी सह स्तर प्लस सी सह स्तर। तो ये मृदा परिस्थितिका में कुछ एडिशनल पॉइंट थे जो आपको अपने नोट में नोट डाउन करने हैं कि मास्टर ओरिजिन कितने होते हैं। तो मास्टर ओरिजिन होते हैं 5। कौन कौन से? ओ, A2, B और C। सोलम किस किस से बनता है? तो सोलम ए और बी सह स्तर से मिलकर बना होता है। और रिगोलिथ किस किस से मिलकर बना होता है? रिगोलिथ बना होता है ए प्लस बी प्लस सी सह स्तर। सोलम में और आप एडिशनल पॉइंट लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो, इसे सत्य मृदा भी कहा जाता है। कौन सी मृदा कहा जाता है? सत्य मृदा। ट्रू सोइल अगर किसे कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? सोलम को कहा जाता है। यह था किसके बारे में? सोइल प्रोफाइल के बारे में, मृदा परिच्छेदिका के बारे में। उसके बाद अगला है पृथ्वी के 3 मंडल। अर्थ जो होती है उस पे अलग अलग प्रकार के 3 स्पेयर होते हैं, 3 मंडल होते हैं। कौन कौन से? एक का नाम है वायुमंडल, दूसरे का नाम है जल मंडल, तीसरे का नाम है थल मंडल। वायुमंडल का मतलब है जो जहां पर वायु विद्यमान है, जो हवा जो होती है जहां पे पाई जाती है, वो क्या कहलाता है? वायुमंडल। जल मंडल यानी कि समुद्र का जल जो है वो क्या कहलाता है? जल मंडल। और थल मंडल जहां अपन लोग रहते हैं वो क्या कहलाता है? थल मंडल। ठीक है, वायुमंडल। और इनसे आपके क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? सीधा क्वेश्चन आपसे अगर डीप में पूछे, अच्छा पूछे, तो पूछ सकते हैं कि पृथ्वी के 3 मंडल के बारे में एक्सप्लेन करो। तो पृथ्वी में 3 मंडल होते हैं। कौन कौन से? वायुमंडल, जल मंडल और थल मंडल, या जिसे आप कह सकते हो स्थल मंडल। वायुमंडल जो होता है उसके पृथ्वी के कुल भार का कितना परसेंट कवर करता है? ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। वो करता है 0.03% कवर। वायुमंडल पृथ्वी के कुल भार का कितना प्रतिशत भाग कवर करता है? तो वायुमंडल पृथ्वी के कुल भार का 0.03% कवर करता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर पूछ सकते हैं आपके कि जल मंडल कितना कवर करता है? तो जल मंडल कवर करता है 6.9%। पृथ्वी के कुल भार का 6.9% भार किसका होता है? जल मंडल का होता है। और सबसे ज्यादा किसका होता है? तो वो होता है स्थल मंडल का। और कितना होता है? तो 9.2% होता है। ठीक है, एक जल मंडल में थोड़ा अलग से ध्यान रख लेना, जल मंडल में केवल और केवल समुद्र के जल को गिना जाता है, नदियों तालाबों के जल को नहीं गिना जाता। इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखना। तो आपसे मान लो क्वेश्चन पूछ ले कि पृथ्वी के मंडलों को उसके भार के आधार पर भार के आधार पर क्रम में जमाओ, तो सबसे भारी कौन सा है? स्थल मंडल, उसके बाद कौन सा है? जल मंडल, और सबसे कौन सा है? वायुमंडल। ठीक है, तो किसका कितना होता है? तो 93.2% होता है स्थल मंडल का, 6.9% होता है जल मंडल का, और सबसे कम 0.03% होता है किसका? वायुमंडल का। तो ये थोड़ा बहुत आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है चट्टानों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। सबसे पहले आया है चट्टानों का वर्गीकरण। उससे पहले आपको पता होना चाहिए चट्टानें होती क्या है और कैसे बनती है। चट्टानें जो होती है वो कैसे बनती है? तो यहाँ पे एक लाइन लिखी है आपको कि एक या एक से अधिक खनिजों से बना ठोस पिंड क्या कहलाता है? चट्टानें कहलाती है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, चट्टानें क्या होती है? तो एक या एक से अधिक या दो से अधिक खनिज जब मिलते हैं और जब वो ठोस हो जाते हैं, ठोस भाग जो होता है, ठोस पिंड जो होता है, उसे क्या कहते हैं? चट्टानें। ठीक है, इसकी एक प्रोसेस होती है। सबसे पहले आप इसमें इस चित्र में देख सकते हैं कि ज्वालामुखी से यहाँ क्या निकल रहा है? लावा निकल रहा है, जिसे अपन कहते हैं मेग्मा। जैसे ये मेग्मा जो होता है मोल्टन होता है, जमता है, और जमने से सबसे पहले निर्माण करता है किस चट्टान का? आग्नेय चट्टान का। लावा के या मेग्मा के जमने से जो निर्मित होगी उसे क्या कहा जाता है? चट्टान कहा जाता है। और कौन सी चट्टान जमती है? आग्नेय चट्टान जमती है। आग्नेय चट्टानों की सीधी सीधी परिभाषा है, दो या दो से अधिक खनिजों से बना ठोस पिंडी क्या कहलाता है? चट्टानें कहलाती है। चट्टानें मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। तीनों के नाम ध्यान रखना, आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स, अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स, और रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक्स। फिर इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात करें तो आग्नेय चट्टान जो होती है ताप से पिघले लावा का ठोस रूप। मैंने अभी बोला कि सबसे पहले लावा जब पिघलेगा, लावा क्या होता है? लिक्विड होता है, ठीक है, द्रव्य में होता है। जैसे ही वो जमीन पे आएगा और पिघल के ठोस भाग बनेगा, वो कौन सी चट्टान बन जाएगी? आग्नेय चट्टान बन जाएगी। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले बनती है। ठीक है, जैसे ही फिर आग्नेय चट्टान क्या होगी? टूटेगी। टूटने को कहते हैं टुकड़े। टुकड़े को इंग्लिश में कहते हैं सेडिमेंट। तो उनके जब टुकड़े एक जगह जाके तलहटे में इकट्ठे हो जाएंगे, उससे जो फिर चट्टान बनेगी वो बनेगी कौन सी? अवसादी चट्टान। और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। तो आप देख सकते हैं तलहट के जमाव से निर्मित आग्नेय चट्टान के टुकड़े जब टूटते जाएंगे, समुद्र के तल पे जाके जब जम जाएंगे, फिर एक अलग चट्टान का निर्माण करेंगे, जिस चट्टान का नाम क्या है? अवसादी चट्टान। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। क्यों? क्योंकि ये सेडिमेंट से ही बनती है। और तीसरा रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक्स।
अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान में जब अधिक ताप और अधिक प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर मिलेगा तो उसमें फिर क्या होगी, मेटामॉर्फिक प्रोसेस होगी और उससे जो चट्टान बनेगी वो कौन सी चट्टान बनेगी, रूपांतरित चट्टान बनेगी। लिखा भी है ताप और दाब से परिवर्तित चट्टानें, जब अधिक ताप और अधिक दाब दिया जाएगा उससे जो चट्टानें परिवर्तित हो जाएगी, एकदम अपना आकार रूप सब चेंज कर देगी, वो चट्टान कौन सी कहलाएगी, वो चट्टान रूपांतरित चट्टान कहलाएगी। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सभी चट्टानों का एक बार वापस से क्लासिफिकेशन करा गया है, डीप से करा गया है। पहली चट्टान कौन सी है, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान के बारे में अपने बताया कि सबसे पहले बनती है ये, और टोटल भूपपड़ी पर, टोटल पृथ्वी पर लगभग जितनी भी चट्टान है उनमें से सर्वाधिक मात्रा में कौन सी पाई जाती है, आग्नेय चट्टान पाई जाती है। और कितने प्रतिशत पाई जाती है, ये पाई जाती है 95%। कितने प्रतिशत, 95। तो ये ध्यान रख लेना, भूपपड़ी पर या इसका कितना भाग होता है, इसका कितना कवर होता है, 95%। भाग किससे कवर होता है चट्टानों में, आग्नेय से कवर होता है। सबसे पुरानी चट्टान है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक चट्टान कहते हैं, या अपन इसको बोल सकते हैं मदर रॉक। मात्र चट्टान जो है, मदर रॉक जो है, सभी चट्टानों की मात्र चट्टान मदर रॉक जो है वो कौन सी है, आग्नेय चट्टान है, क्योंकि सभी चट्टानें बनेगी कहीं ना कहीं किससे, आग्नेय चट्टान से ही बनती है। आग्नेय चट्टान पर अलग अलग परतें नहीं पाई जाती, इसमें परतों का अभाव होता है, ये भी इसके गुण है, ध्यान रख सकते हो कि परतों का अभाव होता है और स्तरहीन होती है। और इसकी क्या खासियत है, ये क्रिस्टलीय प्रवृत्ति की होती है, अत्यधिक कठोर होती है और सघन। सघन का मतलब है ये क्या बोलते हैं उसको, तो सघन का अर्थ है कि ये एक दूसरे में बहुत ज्यादा मिक्स में घुली रहती है, बहुत सारी चीजें एक साथ कम क्षेत्र में पाई जाती है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, सघन कहते हैं। तो ये क्या हो गया, तीनों के चारों पांचों ये आग्नेय चट्टान के गुण हो गए। पहला कि ये पृथ्वी पर 95% भाग में पाई जाती है, सबसे पुरानी चट्टान है, प्राथमिक चट्टान है, मदर रॉक है। परतों का अभाव होता है, इसमें परत नहीं होती, अलग अलग स्तर नहीं होते, क्रिस्टलीय प्रवृत्ति की होती है, सघन होती है और अत्यधिक कठोर होती है। ये तो हो गए इसके गुण। फिर इसकी उत्पत्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टान को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, आंतरिक और बाह्य। इंग्लिश में कहते हैं इसे, तो कहते हैं इंट्रूसिव और इसे कहते हैं एक्सट्रूसिव। तो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव का क्या मतलब है, जब मोल्टन मैग्मा जमीन के ऊपर आके पिघलेगा और जम जाएगा उसे तो कहा जाता है बाह्य चट्टान, ठीक है। और जब ज्वालामुखी का लावा जमीन के अंदर आके जमता है उसे कहा जाता है आंतरिक चट्टान, ठीक है। तो आंतरिक आग्नेय का मतलब है जब लावा जमीन के अंदर जमता है उससे जो चट्टान बनेगी वो तो आंतरिक चट्टान कहलाएगी, और वह चट्टान जो जब लावा जमीन के बाहर जमेगा और उससे जो चट्टान बनेगी वो बाह्य चट्टान बनेगी। ये लिखा है कि आंतरिक पपड़ी के अंदर ठंडी होना, और इस आंतरिक का उदाहरण है ग्रेनाइट। वेरी वेरी इंपोर्टेंट कि आंतरिक आग्नेय का उदाहरण है ग्रेनाइट। इसके अलावा डायोराइट ध्यान रख सकते हो, तो बाकी मेनली इंपोर्टेंट है ग्रेनाइट। और बाह्य आग्नेय का उदाहरण ध्यान रख लेना, क्या, बेसाल्ट। वे आग्नेय चट्टान जो जमीन के बाहर सतह, मर्दा सतह के बाहर आके जमती है वो तो कहलाती है बाह्य आग्नेय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सट्रूसिव। और वह आग्नेय जो मर्दा के अंदर, मर्दा परत में, मर्दा के नीचे आके जमती है उसे कहते हैं आंतरिक आग्नेय, जिसे कहते हैं इंट्रूसिव। और इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट। ये तो हो गया उत्पत्ति के आधार पर, मेनली इंपोर्टेंट ये है। उसके आधार पर, रसायन के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन करा गया है कि कुछ आग्नेय जो होती है, कुछ आग्नेय चट्टान ऐसी है जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, किसमें कम होती है। उस आधार पर आग्नेय चट्टानों को तीन भागों में बांटा गया है। उनका नाम है अम्लीय आग्नेय, माध्यमिक आग्नेय और भास्मिक आग्नेय। वह आग्नेय चट्टान जिसमें सिलिका की मात्रा 65 से 85 होती है, ठीक है, उसे कहते हैं अम्लीय आग्नेय, और इसका उदाहरण है ग्रेनाइट। माध्यमिक का उदाहरण है डायोराइट, और सबसे इंपोर्टेंट है ये सिलिका की मात्रा 45 से 55, और उदाहरण है बेसाल्ट। सीधा क्वेश्चन आएगा कि बेसाल्ट के अंदर सिलिका की मात्रा पाई जाती है, तो कितनी पाई जाती है, 45 से 55% पाई जाती है, ध्यान रखना इसका। उसके बाद औषधि चट्टान है। औषधि चट्टान जो होती है उसे इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, और इसे आप कह सकते हो, इसका दूसरा नाम इसे द्वितीयक चट्टान भी कह सकते हो। द्वितीयक चट्टान, सेकेंडरी रॉक्स भी से आप कह सकते हो। इसमें आग्नेय चट्टान परत रही थी, परतें नहीं पाई जा रही थी, अलग अलग स्तर नहीं पाए जा रहे थे, परंतु औषधि चट्टान में परत पाई जाती है, इस वजह से इसको परतदार चट्टान भी कहा जाता है। अपने बात करिए ये औषधि चट्टान बनेगी कैसे, तो औषधि चट्टान आग्नेय चट्टानों के टुकड़े टूट टूट के जब एक जगह आके इकट्ठा हो जाएंगे, देखो जल और वायु द्वारा आग्नेय चट्टानों के अपशिष्ट तलहट सेडिमेंट के जमाव के कारण, जब सेडिमेंट टुकड़े एक जगह आके जम जाएंगे, उनके जमाव के कारण जो चट्टान बनेगी वो कौन सी चट्टान बनेगी, औषधि चट्टान बनेगी, ठीक है। इसकी विशेषताएं ध्यान रखना, इसमें स्पष्ट परतें होती है, लेयर होती है। सबसे इंपोर्टेंट कि पौधे, जीव जंतुओं के अवशेष या फॉसिल मौजूद होते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। एकमात्र ऐसी चट्टान जिसमें फॉसिल्स, जिसे आप कह सकते हो क्या, जीवाश्म,
एकमात्र ऐसी चट्टान जिसमें फॉसिल्स या जीवाश्म पाए जाते हैं वो कौन सी चट्टान है, तो वो सेडिमेंट्री चट्टान है, अवसादी चट्टान है। इसके अलावा और क्या पढ़ सकते हो कि आग्नेय चट्टान की तुलना में छिद्रकार और कोमल होती है। तो सबसे ज्यादा सॉफ्ट अगर कोई चट्टान है तो कौन सी चट्टान है, अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान के उदाहरण जो ध्यान रखना, एक तो ध्यान रख लेना चूना पत्थर जिसे कहते हैं लाइमस्टोन, और एक ध्यान रख लेना बालू पत्थर जिसे कहते हैं सैंडस्टोन। ये दो उदाहरण ध्यान रख लेना कि चूना पत्थर और बालू पत्थर, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन, दोनों के दोनों किसके उदाहरण है, दोनों के दोनों किसके उदाहरण है, सेडिमेंट्री रॉक्स के उदाहरण है। ये इसकी विशेषता और कैसे बनती है और कितने प्रकार की होती है वो थी। उसके बाद अगली बात करें तो अगली है रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक्स। अपने बात करी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनेगी कि जब आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान पर बहुत अधिक तापमान होगा और बहुत अधिक दाब जब पड़ेगा तो उसमें चेंज के थ्रू जो चट्टान बनेगी वो कौन सी चट्टान बन जाएगी, अवसादी चट्टान। आप देख सकते हो मूल चट्टान कौन सी थी, इग्नियस और सेडिमेंट्री। उसमें क्या क्या चीज मिली, उसमें एक तो ताप मिला और दूसरा क्या मिला, दाब, और उसकी वजह से जो मेटामॉर्फिक चट्टान है वो बन गई। तो ध्यान रखना मेटामॉर्फिक चट्टान जो होती है वो आग्नेय और अवसादी से ही बनती है। उसमें क्या क्या चीजें ऐड होती है, क्या क्या चीजें मिलती है तब ये बनती है, एक तो अत्यधिक ताप मिलता है और अत्यधिक दाब मिलता है। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के थ्रू क्या होता है उसमें मेटामॉर्फिक चट्टान बन जाती है। ठीक है, इसके भी उदाहरण ध्यान रखना, ये दो तरीके की होती है, फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड। मींस कि ऐसी चट्टानें जिनमें अलग अलग परत पाई जाती है वो तो है फोलिएटेड, और जिनमें अलग अलग परत नहीं पाई जाती है वो होती है नॉन फोलिएटेड। तो इसका जो उदाहरण है तो ध्यान रखना, इसके उदाहरण में अलग से लिखा देता हूं कि पहला ध्यान रखना बालू पत्थर है उससे तो बनेगा क्वार्ट्ज, चूना पत्थर जो है उससे बनेगा मार्बल जिसे आप कहते हो संगमरमर। आप और ध्यान रख सकते हो, यहां लिखा है कि सीस्ट जो है ये बनता है बेसाल से, है ना। तो ये मेनली जो दो उदाहरण है कि बालू पत्थर से क्या बनता है तो क्वार्ट्ज बनता है, और चूना पत्थर से क्या बनता है, मार्बल बनता है। और चूना पत्थर से मार्बल बनता है ये किसका उदाहरण है, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स का उदाहरण है। और क्वार्ट्ज जो है ये भी किसका उदाहरण है, ये भी मेटामॉर्फिक रॉक का उदाहरण है। ये हो गया किसके बारे में, मेटाफॉर्मिक रॉक्स के बारे में। तो अपन के इस क्लास का पूरा निष्कर्षण क्या था कि मृदा से लेके क्या चक्र है, मृदा से कैसे बनती मृदा। तो सबसे पहले भूपपड़ी थी, भूपपड़ी पर अलग अलग परतें पाई जा रही थी, जैसे थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। उनमें भूपपड़ी पर जो जलवायु था वो कहां पाया जा रहा था, स्थल मंडल पे पाया जा रहा था। ठीक है, उसमें फिर चट्टानें बनी, जमने से, लावा के जमने से। चट्टानें तीन प्रकार की थी, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। उन चट्टानों के टूटने से बनते हैं खनिज। खनिज जब होंगे और उसके साथ जब कार्बनिक पदार्थ होंगे, अपक्षय होगा, वेदनिक होगी, कार्बनिक पदार्थ जब मिलेंगे, ह्यूमस जब बनेगा, ह्यूमस से फिर मिट्टी बन जाएगी। अपन ने चट्टानों तक पढ़ लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हमने बोला था ये लेक्चर जो होगा वो 2 पार्ट में आएगा। फर्स्ट पार्ट में अपने चट्टानों तक डिस्कस कर चुके हैं, अभी चैप्टर बाकी है। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे खनिज क्या होते हैं, खनिज टूटते कैसे हैं, चट्टानें टूटती कैसी है, कैसे उनका अपक्षय होता है, कैसे उनका वेदरिंग होता है, और फाइनल फिर सॉइल कैसे बनती है। तो ये 2 चीजें अपने बची है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।